नमस्ते बच्चों, मैं मयंक शर्मा साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, पिछली क्लास तक आपने ये पढ़ा था कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है और वहां तक हम पहले चैप्टर का आधा भाग क्या कर चुके थे बेटा, पूरा कर चुके थे। अब हम शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर के बचे हुए भाग की और उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और बेटा, आप मान लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका पार्ट है, हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही क्या होती हैं, ज़्यादा, और पूछा ही जाता है। संभावनाएं क्या है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम बहुत सारी क्या पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। इसे आप योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में यदि आप कहें तो इसे एडिशनल रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो बेटा देखो, नाम से ही पता चल रहा है, आपको परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। नाम से पता चल रहा है कि संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग। नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोग। और संयोग को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? जुड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जुड़ना। मतलब हम क्या समझे? मतलब हम यह समझे कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, कितने बेटा? दो या दो से अधिक क्या होंगे? अभिकारक जो होंगे वह क्या करेंगे? मिलेंगे या संयोग करेंगे। और संयोग करके किसका निर्माण करेंगे बेटा? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैं एक बार फिर से आपको परिभाषा लिख देता हूं, देखिएगा, एक बार दोबारा समझिएगा। संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा? संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अर्थात इस अभिक्रिया में अभिकारक जो हैं वो मिलेंगे और मिलकर के क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एकल उत्पाद बनाएंगे। तो क्या परिभाषा हो गई कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, या आप कह सकते हैं बेटा संयोग करके, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहा बेटा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैं यदि उदाहरण की बात करूं तो जैसे मैंने ये कहा, उदाहरण, पहला उदाहरण है बेटा कोयले का दहन। कौन सा उदाहरण बेटा? कोयले का दहन। क्या है? यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिएगा कैसे। आप कोयले को किससे व्यक्त करते हैं? सी से। दहन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन से क्या? अभिक्रिया। और जब कोयले का दहन करवाया जाता है तो आपको किसकी प्राप्ति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या मिल रहे हैं बेटा? अभिकारक मिल रहे हैं और मिलकर के क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, आपने सामान्यतः दिवाली के समय पर, है ना, अब दिवाली आएगी तो क्या करेंगे? घर वाले आपको सफाई के काम में लगा देते हैं, ठीक है ना, कि चलिए साफ सफाई कीजिए। और फिर हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं ना। और पेंटिंग करने के लिए पापा कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। और पापा मार्केट से क्या लेके आते हैं? एक टंटे का क्या उठा लाते हैं? कट्टा उठा लाते हैं, बोरा, है ना, जिसमें क्या भरा होता है?
कलिका टंटा भरा होता है, सफेद सफेद से आते हैं ना, मोटे मोटे से पत्थरनुमा, वो भरे होते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और सामान्य नाम क्या होता है इसका बेटा? बिना भुजा चूना। ये क्या है बेटा? बिना भुजा चूना है, ठीक है ना। सामान्य नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये बहुत बार दे देता है कि दिए गए यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो क्या है बेटा? ये CaO बिना भुजा हुआ चूना, या रासायनिक नाम क्या हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया बेटा रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या करते हैं बेटा अपन इसको लेके आए और मम्मी मटका ढूंढती है, और मम्मी ने ढूंढा मटका, और मटके में क्या भर दिया? पानी। क्या भर दिया बेटा? पानी। और जैसे ही मम्मी ने पानी भरा, पानी भरते ही मम्मी कहाँ भग जाती है? दूर भग जाती है। और जैसे ही पानी भरा, मम्मी भगी दूर, और दूर भगते ही क्या हो रहा था? इस टंटे में थी बहुत अधिक गर्मी। टंटे में क्या थी? बहुत अधिक गर्मी। जैसे ही आपने उसको पानी को डाला, गर्मी क्या हो गई? शांत। मतलब यह पहले बिना भुजा हुआ था, और पानी को डालते ही क्या हो गया बेटा? भुज गया। तो नाम भी बन गया क्या? भुजा हुआ चूना। क्या बन गया बेटा इसका सामान्य नाम? भुजा हुआ चूना, या इसे ही हम क्या कहते हैं? चूने का पानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ आपने देखा होगा मम्मी छोड़ के क्यों भगी? मम्मी छोड़ के इसलिए भगी क्योंकि इस अभिक्रिया में मम्मी को क्या प्राप्त हो गई? ऊष्मा प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? ऊष्मा प्राप्त हो गई। मम्मी की सौतन आ गई। कौन? ऊष्मा। और जैसे ही ऊष्मा आ गई, मम्मी इस ऊष्मा को देखते ही क्या भग गई? तुरंत भग गई कि ये जला ना दे, ठीक है ना, मुझे जला ना दे। इसलिए मम्मी क्या कर गई? इस ऊष्मा को देख करके तुरंत ही भगे गई, ठीक है ना। तो ये ऊष्मा क्या है बेटा? ये एक सह उत्पाद प्राप्त हुआ है आपको, ठीक है ना, इसके साथ। तो ये दोनों ही किसके उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया के क्या है? उदाहरण है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम होता है। दोबारा समझ लीजिएगा, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं बेटा? मिलकर या सहयोग करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब एक बात आप याद रखेंगे, मैंने यहां पर कहा है कि उत्पाद कैसा होना चाहिए? एकल। एकल का मतलब क्या हुआ कि एक ही उत्पाद आपको यहां प्राप्त होना चाहिए। एक से अधिक यदि उत्पाद हुए तो वह अभिक्रिया फिर कौन सी नहीं होगी? संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। ये शर्त है कि आपको यदि अभिक्रिया संयोजन है तो उत्पाद कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या होने लग गया है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं कि आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दी, और पूछ लेगा कि बताइए दी गई अभिक्रिया, दी गई समीकरण किस प्रकार की है, या यह किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो आप कब कैसे पहचानोगे? आप संयोजन अभिक्रिया को किससे पहचानोगे? उसके उत्पाद से पहचानोगे। कैसे? उत्पाद कितना होना चाहिए? एकल। एकल मतलब एक होना चाहिए। यदि एक उत्पाद है तो हम यह समझ जाएंगे कि वह अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। और यदि उत्पाद की संख्या एक से क्या है बेटा? अधिक है, तो फिर वह संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। तो बोलो ये संयोजन है या नहीं है? ये भी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था एक उत्पाद होना चाहिए, परंतु ऊष्मा भी तो प्राप्त हो रही है, तो फिर ये उत्पाद तो दो हो गए ना। बेटा उत्पाद का मतलब होता है कि नया पदार्थ बने। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, ये तो एक एनर्जी है जो हमें क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। एनर्जी का एक रूप है, इसे आप उत्पाद नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें का ना तो कोई रासायनिक संगठन है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो ये उत्पाद नहीं है ऊष्मा। ऊष्मा सिर्फ क्या है? एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज उनको प्राप्त हो रही है बिना बात के, ठीक है ना। और एक बात और याद रखेंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? मिल रहे हैं। मिलने का मतलब क्या हो रहा है? संयोग कर रहे हैं। और जब संयोग कर रहे हैं
तो आपको एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक बात और याद रखेंगे कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होती है तो सामान्यतः ऊष्मा की प्राप्ति होती ही होती है, यानी हो ही जाती है। तो सामान्य संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। दो कोयला जल रहा है, कोयला जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, लेकिन क्या देगा आपको, ऊष्मा भी देता है, हीट देता नहीं देता। सर्दियों में जब आप लाभ तापते हैं तो कोयले को जला करके तापते तो हीट तो देता है। तो एक बात आप याद रखेंगे कि जो एडिशनल रिएक्शन होती हैं या संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वह आपको क्या देती हैं बेटा, ऊष्मा देती हैं। यानी कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगी तो आपको क्या मिल जाएगी, ऊष्मा मिल जाएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दो किसी की शादी नहीं हो रही, ठीक है ना, आप एक पंडित जी रास्ते से जा रहे थे और एक लेडीज थी, एक दादी खड़ी हुई थी रास्ते में। अब दादी जी ने क्या किया, पंडित को देखा और पंडित जी से कहा कि भाई पंडित जी मेरे तो भाई लड़की की शादी नहीं हो रही, 35 साल की लड़की हो गई, ना तो उसको कोई छोरा मिले, ना इसको ना छोरे को ये छोरी मिल रही, ना इस छोरी को कोई छोरा मिल रहा, इसकी शादी ना हो तो शादी करवा दे भाई। पंडित जी ने कहा भाई ठीक है मैं शादी करवा दूंगा। पंडित जी और आगे चले, जब पंडित जी और आगे चले तो पंडित जी को दादाजी मिल गए। दादाजी ने कहा पंडित जी सुन ले भैया मेरी बात। पंडित जी ने कहा कहो साहब कि साहब मेरे छोरे की क्या ना हो रही, ब्याह नहीं हो रही, छोरा मेरा भैया 36 साल को है वो, है ना। पंडित जी ने सोचा कि दादी की छोरी होगी 35 साल की, दादा को छोरा है वो 36 साल को, दोनों को ब्याह है ना रहो तो क्यों ना दोनों को ब्याह ही करवा दियो जाए। तो या के तो छोरा उठा लाओ या कि छोरी उठा लाओ और क्या करवा दियो ने भैया या को ब्याह करवा दियो। तो भैया हो क्या हो रहा है, यहाँ मिला दिए ना दोनों, है ना, बिछड़े प्रेमी किसी समय के मिला दिए इसने। और जब मिला दिए तो ये भी क्या देंगे, दुआ देंगे दोनों पति पत्नी कि भैया हमारो ब्याह ना है रो, हम तो बूढ़े हैं, ब्याह करवा दियो, बढ़िया बढ़िया करो तेरे पंडित। और दादा दादी भी क्या देंगे, दुआ देंगे भाई पंडित जी तुमने क्या करो हमारे छोरा छोरी को ब्याह करवा का कर दियो, बढ़िया कर दियो। तो मतलब क्या है वो भैया हो, संयोग है वो ना है वो, मिला दिए ना दो बिछड़े हुए प्रेमी और मिला दिए, संयोग है वो। और जब संयोग है वो तो मतलब का दई इनने, दुआ दई, दुआ को मतलब का दी बेटा, ऊष्मा दई, का दी बेटी, ऊष्मा दई, ठीक है ना। तो जब जब क्या दी जाती है, दो चीजों को मिलाया जाता है तो मिलाने पर किसकी प्राप्ति होती है, ऊष्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, आपका संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे बात समझ में क्या है, दोबारा एक बार और सुन लीजिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके क्या करते हैं बेटा, एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और शर्त याद रखिएगा, ये शर्त है, संयोजन अभिक्रिया तब ही कहलाएगी जब उत्पाद कितना होगा, एक होगा। यदि उत्पाद की संख्या एक से अधिक हुई तो वह संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, याद रखिएगा। ये जो आपको अभिक्रिया प्राप्त हो रही है, ठीक है बेटा, तो ये बात आप याद रखेंगे। जो अभी आपको बात प्राप्त यहाँ पर ये जो चीज प्राप्त हो रही है, ये जो मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, किसका उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। कौन सा, ये आप मेन इस उदाहरण को याद रखें। और भी हो सकते, जैसे मैं कहूँ जल का निर्माण, क्या कहा मैंने, जल का निर्माण। और जल के निर्माण में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे और मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, H2O का क्या करेंगे, निर्माण कर देंगे। तो यह भी क्या है बेटा, एक संयोजन अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण है। बोलो है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, संयोजन अभिक्रियाओं के क्या है, उदाहरण है, ठीक है बेटा। अगली बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की, और दूसरी अभिक्रिया है आपकी वियोजन। क्या है बेटी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो है वह संयोजन अभिक्रिया की क्या है, जस्ट उल्टी अभिक्रिया है। लेकिन इससे पहले बेटा एक डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड, ठीक है ना। इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में क्या करना है आपको, एक पात्र लिया गया है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है बेटा, जल भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें कुछ क्या भरी हुई हैं, CaO डाला गया है। क्या डाला गया है, CaO के क्रिस्टल पड़े हुए हैं। और जब इसको डाला जाएगा तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं ऊष्मा निकलेगी। और जब आप इसको
इससे क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा निकलेगी। जब आप इसको टच भी करके देख लेंगे, है ना, तो नॉर्मली आपको क्या महसूस होगा, हीट महसूस होगी, ठीक है ना, लेकिन टच नहीं करना है, ठीक है ना। ये डायग्राम जो है वह आपके किस में दिया हुआ है बेटा, बुक में बना हुआ है। तो ये डायग्राम आपको संयोजन अभिक्रिया में बनाना है। इस प्रकार से एक बीकर लिया गया है, उसमें पानी है और पानी में क्या डले हुए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे क्रिस्टल डले हुए हैं, और हाथ भी बना हुआ है जिस हाथ के द्वारा क्या की जा रही है, ऊष्मा को महसूस किया जा रहा है। चित्र 1.2 है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया के बाद बना लीजिएगा। चित्र 10वीं क्लास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी चित्र आपकी बुक में दिए गए हैं उनमें से लगभग 7 से 8 चित्र एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी पूछ लिए गए थे, तो चित्र आपको सभी आने चाहिए, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब बेटा बात करते हैं अगली अभिक्रिया की, और अगली अभिक्रिया है आपकी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है वियोजन, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा विखंडन, और इसी का बेटा नाम होता है अपघटन। तो जैसा बेटा नाम से ही पता चल रहा है वियोजन, विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है बेटा, टूटना। मतलब आप ये समझ गए कि इस अभिक्रिया में कोई अभिकारक क्या होगा, टूटेगा, और टूटकर क्या करेगा बेटा, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो क्या अभिक्रिया होगी बेटा, समझिएगा क्या होगा इस अभिक्रिया में कि एकल अभिकारक। कौन सा अभिकारक बेटा, एकल अभिकारक क्या करेगा, टूटेगा, और टूट करके क्या बना लेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करेगा बेटा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, उत्पादों का निर्माण करेगा। तो क्या परिभाषा हो गई है, या आप क्या समझ गए हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती बेटा, वियोजन या विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा, दोबारा सुन लीजिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। पहचान समझ में आ गई, कैसे पहचान होगी, उल्टा ये जस्ट आपने संयोजन में जहां पर क्या पढ़ा था कि उत्पाद क्या होना चाहिए, एकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्पाद एकल होना चाहिए। किसमें, संयोजन अभिक्रिया में। वहीं वियोजन अभिक्रिया को पहचानने के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए बेटा, एकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभिकारक एकल होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई, वियोजन और संयोजन को किस प्रकार से पहचानोगे। संयोजन में तो आप क्या देखेंगे, एकल क्या होना चाहिए, उत्पाद, यानी एक उत्पाद होना चाहिए। जबकि विखंडन में आप क्या देखेंगे, अभिकारक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो क्या परिभाषा है बेटा, एक बार फिर से सुनिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, क्या कहलाती बेटा, आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती। क्या कहलाती बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे कि मैंने उदाहरण ले लिया, मैंने कहा FeSO4। क्या कहा बेटा मैंने, FeSO4। अब एक बात आप समझिएगा कि बेटा कोई भी जो पदार्थ है आप उसे तोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे सामने पास में मार्कर है, अब मुझे इस मार्कर को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस पर कुछ ना कुछ आप क्या लगा रहे हैं, बल, यानी प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, प्रकार से बल लगा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्या लगानी पड़ रही है, ताकत लगानी पड़ रही है। क्या करने के लिए, इस मार्कर को तोड़ने के लिए। बल से मतलब क्या, मैं एक प्रकार से ये नहीं कह सकता कि आप इसमें बहुत अत्यधिक क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इसे एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। क्या करने के लिए, इस अभिकारक को तोड़ने के लिए। तो हम एक बात छोटी सी यहाँ समझ रहे हैं कि विखंडन अभिक्रिया में
अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊष्मा की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है। किसके लिए? अभिकारक को उत्पाद में बदल। आपको परिभाषा समझ में आई गई होगी। अब परिभाषा से आगे की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि आप इतना समझ चुके हैं कि इसे वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पादों में बदलने के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और ऊष्मा किस प्रकार से दी जा सकती है? ऊष्मा दी जा सकती है बेटा तीन प्रकार से। एक तो आप नीचे से दें, नीचे से मतलब उसको गैस बैठा दीजिए तय पे, नीचे से ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है ना। एक क्या कर सकें आप, एक आपको दे ऊष्मा सूर्य भगवान, ठीक है ना। एक तो क्या करें आप नीचे से ऊष्मा दें, एक ऊपर से क्या प्राप्त हो आपको ऊष्मा प्राप्त हो, यानी सूर्य भगवान आपको गर्म करें। और तीसरा क्या होता है बेटा कि विद्युत धारा के द्वारा। कौन सी धारा के द्वारा बेटा? विद्युत धारा के द्वारा भी क्या की जा सकती है, उसे ऊष्मा प्रदान की जा सकती है, ऊर्जा दी जा सकती है और उसे तोड़ा जा सकता है। तो आपने ये पाया कि तीन प्रकार से यहाँ पर किसी भी अभिकारक को तोड़ा जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई बेटा? तीन प्रकार की हो गई। या आपको यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार पढ़ने बेटा? तीन प्रकार पढ़ने हैं। एक प्रकार तो हो गया बेटा आपने ऊष्मा दी, आपने उसे नीचे से ऊष्मा दी, इसलिए कौन सी वियोजन हो गई बेटा? ऊष्मीय वियोजन हो गई। कौन सी वियोजन हो गई? ऊष्मीय वियोजन हो गई, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या कहा था कि सूर्य भगवान आपको ऊष्मा दें, मतलब सूर्य भगवान के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है हमें? प्रकाश। इसलिए बेटा कौन सी अभिक्रिया होगी? दूसरी, प्रकाशीय अपघटन कह लीजिए या प्रकाशीय वियोजन कह लीजिए, बात एक ही है। और बेटा तीसरी अभिक्रिया कौन सी होगी? मैंने क्या कहा था कि विद्युत धारा के द्वारा। तो तीसरी अभिक्रिया हो गई बेटा आपकी वैद्युत अपघटन। कौन सी होगी बेटा? वैद्युत अपघटन, मतलब विद्युत धारा के द्वारा क्या करना? उस पदार्थ को अपघटित करना। तो वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हो गए बेटा? तीन प्रकार हो गए। क्या प्रकार हो गए? तीन प्रकार हो गए, ठीक है ना। तो एक बार तो मैं दोबारा से परिभाषा बता देता हूं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, क्या कहलाती है? वियोजन, विखंडन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कितने प्रकार पढ़ेंगे बेटा? तीन प्रकार पढ़ेंगे। समझ में आ गया हो? उसमें मतलब अपन नीचे से उसे ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है ना। नीचे से मतलब आपने किसी भी उपकरण की सहायता से आप उस पदार्थ को ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। दूसरा कौन सा हो गया बेटा? प्रकाशीय अपघटन, मतलब सूर्य भगवान के द्वारा उसे क्या किया जाता है? उसे ऊष्मा मिल रही है और ऊष्मा पा करके वह क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है। और तीसरा कौन सी होगी बेटा? तीसरी होगी विद्युत धारा के द्वारा क्या किया जा रहा है? उसे अपघटित किया जा रहा है, यानी उसका क्या करवाया जा रहा है? वैद्युत अपघटन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। अब पहले तो मैं वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण की बात कर लेता हूं। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या था या क्या है? तो देखिएगा, मैं उदाहरण लेता हूं आपके सामने कि मैंने एक उदाहरण लिया कि यदि फेरस सल्फेट को, कौन सल्फेट को बेटा? यदि फेरस सल्फेट को क्या किया जाए? गर्म किया जाए या इसे ऊष्मा प्रदान की जाए। ऊष्मा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, आप यहाँ तापन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यह फेरस सल्फेट जो है वह किस में टूट जाता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। तो क्या कहा जा रहा है? आपकी वियोजन अभिक्रिया का क्या है? ये उदाहरण है कि यदि फेरस सल्फेट को क्या किया जाए बेटा? गर्म किया जाए। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है आयरन थर्ड ऑक्साइड, या इसे ही हम दूसरे नाम से जानते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसके दो नाम हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा
आयरन क्या है बेटा, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शा रहा है। ये 2 भी दर्शाता है और कितनी दर्शाता है, 3 भी दर्शाता है, ठीक है ना। इसलिए इसकी संयोजकता कहाँ लिखी जाती है, रासायनिक नाम लिखते समय कोष्टक में दर्शा दी जाती है। इसका नाम आप जानती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आपने जो नियम पढ़े थे संतुलित में, उसमें क्या पढ़ा था कि अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। देखो फेरस सल्फेट कैसा होता है, ठोस, इसलिए एस, ये भी ठोस इसलिए एस, ये दोनों ही क्या है, गैस है। मैंने कहा था सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, तो जी दर्शा दिया, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये क्या है बेटा, उदाहरण है किसका, वियोजन अभिक्रिया का। किसका है बेटा, वियोजन अभिक्रिया का क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है ना, कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर आयरन थाइऑक्साइड या इसका दूसरा नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, क्वेश्चन क्या है बेटा, कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका हरा रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या कहा बेटा मैंने, क्वेश्चन क्या है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका हरा रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समझाइए क्यों हरा रंग क्या हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कारण सहित समझाइए। तो आप क्या कहेंगे बेटा, सुनिएगा क्या उत्तर होगा। देखो क्या होता है बच्चों, सामान्यतः कोई भी जो लवण है उस लवण के साथ उसके फॉर्मूले में निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े होते हैं। मैंने क्या कहा कि सामान्यतः क्या होता है, कोई भी जो लवण होता है उस लवण का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो सूत्र होता है, उस लवण के इकाई सूत्र में, किसमें बेटा, लवण के इकाई सूत्र में सामान्यतः क्या होता है कि निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार से फेरस सल्फेट के साथ भी सामान्यतः कितने जल के अणु, 7 जल के अणु जुड़े होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, आप पढ़ोगे बेटा चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इन्हें कहा जाता है क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं बेटा इन्हें, क्रिस्टलन जल के अणु। किसके अणु, क्रिस्टलन जल के अणु। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा कि सामान्यतः कोई भी जो लवण होता है उस लवण के इकाई सूत्र में निश्चित मात्रा में जल के अणु जुड़े होते हैं। इस निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं, जल के अणुओं को क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। इसकी परिभाषा हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी समझ में आ चुकी है कि कोई भी जो लवण होगा उसका जो सूत्र है उसमें जल के अणु जुड़े होते हैं निश्चित संख्या में, उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलन जल कहते हैं। अभी दिमाग मत लगाइएगा, परिभाषा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तब बताऊंगा अच्छे से मैं आपको। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका हरा रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो क्यों हो जाता है वो सुनिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि फेरस सल्फेट जो है सामान्यतः इसके साथ 7 क्रिस्टल जल के अणु जुड़े होते हैं, इसलिए इसका सामान्य नाम होता है हरा कशिश। सामान्य नाम क्या कहते हैं, इसे हम हरा कशिश कहते हैं, ठीक है ना। जब आप इसे क्या मतलब, हरा कशिश से मतलब क्या है कि इसका सामान्य रंग कैसा होता है, हरा, और ये हरा रंग किसके कारण है, इन जल के अणुओं के कारण। जब आप इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गर्म, तो जैसे ही क्या किया गया, इसे गर्म किया गया, गर्म करने पर यह क्या करता है, अपने साथ जुड़े हुए, यह अपने साथ जुड़े हुए 7 क्रिस्टल जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग देता है। इसलिए इसका यह हरा रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में। तो क्या कहेंगे अपन ये लिखेंगे कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका हरा रंग गायब हो जाता है, क्योंकि इसे गर्म करने पर यह अपने साथ जुड़े हुए, यह अपने साथ जुड़े हुए 7 क्रिस्टल जल के अणुओं को त्याग देता है। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, दोबारा सुन लीजिएगा कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका हरा रंग गायब हो जाता है, क्योंकि यह अपने साथ जुड़े हुए 7 क्रिस्टल जल के अणुओं को त्याग देता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं बेटा आगे, ठीक है ना। एक सवाल और है यहाँ पर, ठीक है ना,
वो संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड है, वहां बताना मैं आपको भूल गया तो इसलिए यहां बता देता हूं, ठीक है ना। अभी आपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी कि बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब किससे करवाई जाती है बेटा, जल से करवाई जाती है। कैसी अवस्था है, ठोस। जल कैसा होता है बेटा, लिक्विड, ठीक है ना। तो आपको किसकी प्राप्ति होती है, चूने के पानी या बुझे हुए चूने की क्या होती है बेटा, प्राप्ति होती है। या चूने के पानी या चूना का विलयन कह लीजिए, विलयन आ गया, पानी में क्या है, विलयन है, मतलब क्या लगाएंगे अपन, एक्वस सॉल्यूशन AQ प्लस किसकी प्राप्ति हुई थी बेटा, ऊष्मा की। किसकी प्राप्ति हुई थी, ऊष्मा की प्राप्ति हुई थी। अब सवाल क्या है वो समझिएगा। सवाल ये कहता है या क्वेश्चन ये दिया हुआ है बुक में कि क्या कारण है कि दीवार पर चूने के पानी की सफेदी करने के कुछ दिनों के बाद, क्या कहा जा रहा है कि क्या कारण है कि दीवार पर चूने के पानी की सफेदी करने के कुछ दिनों के बाद दीवार पर क्या आ जाती है बेटा, चमक आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, दीवार पर चमक आ जाती है। आपने देखा भी होगा कि आप क्या करते हैं, जब चूने के पानी की यानी टंटे के पानी की क्या करते हैं, दीवार पर सफेदी करते हैं, तो कुछ समय के बाद उस दीवार पर क्या आ जाती है बेटा, चमक आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, चमक आ जाती है। अभी साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, तो वो समझिएगा कि क्या होता है कि जब हम इस दीवार पर, किस पर बेटा, जब हम दीवार पर क्या करते हैं, चूने के पानी की क्या करते हैं बेटा, पेंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेंटिंग यानी सफेदी करते हैं। तो जब चूने के पानी की दीवार पर क्या की जाती है, सफेदी की जाती है, तो हमारी वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस चूने के पानी से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। और अभिक्रिया करके यह बना लेती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर के नाम से जानते हैं। तो संगमरमर का निर्माण कर लेता है, इसी के कारण दीवार पर क्या आ जाती है, कुछ दिनों के बाद चमक आ जाती है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा कि क्या कारण है कि चूने के पानी की दीवार पर सफेदी करने के कुछ दिनों के बाद क्या जाती है, चमक आया। तो क्या कहेंगे अपन कि जब चूने के पानी की दीवार पर क्या की जाती है, सफेदी की जाती है, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस चूने के पानी से अभिक्रिया करके संगमरमर का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसके कारण दीवार पर क्या आ जाती है, सफेदी करने के कुछ दिनों के बाद चमक आ जाती है। बेटा इसे ही अपन संगमरमर कहते हैं, इसे ही हम चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है, इसे ही मोती कहा जाता है, इसे ही खड़िया कहा जाता है, इसे ही बेटा चौक कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसी का फॉर्मूला है ना, सभी का फॉर्मूला क्या है, यही है। इसे ही अंडे का खोल भी कहते हैं। और रासायनिक नाम क्या है बेटा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बेटा समझ में आ गई, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। आपने आज क्लास में क्या पढ़ा, आपने आज की क्लास में दो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। पहली कौन सी पढ़ी है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी पढ़ी बेटा, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या कहा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या शर्त थी बेटा, उत्पाद कितना होना चाहिए था, एकल। क्या होना चाहिए था बेटा, एकल। कैसे पहचानेंगे आप संयोजन अभिक्रिया को, क्या देखेंगे, उत्पाद देखेंगे। और उत्पाद कैसा होना चाहिए, एकल होना चाहिए। उदाहरण पढ़े आपने कोयले का दहन, दूसरा उदाहरण कौन सा था, ये रहा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा था जो भी अभी आपको बताया कि क्या कारण है कि चूने के पानी की दीवार पर सफेदी करने के
कुछ दिनों के बाद क्या जाती है, चमक आ जाती है। तो क्या कहते हैं अपन बेटा कि जब चूने के पानी की दीवार पर सफेदी की जाती है तो यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, संगमरमर का निर्माण करता है, जिसके कारण दीवार पर चमक आ जाती है। और ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण लिखना पड़ेगा। एग्जाम में सीधा सीधा से क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है या वियोजन अभिक्रिया क्या है, कोई सी भी अभिक्रिया आ जाएगी। और भी पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पर, और कह देगा उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कम से कम एक एक उदाहरण तो याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। इस उदाहरण को आप जरूर याद रखें। मैं इसके लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह उदाहरण आप आगे एक अभिक्रिया और पढ़ोगे, ऊष्माक्षेपी, वहां भी काम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही एग्जाम्पल से दोनों जगह क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो दूसरी अभिक्रिया पढ़ी थी आपने, वियोजन अभिक्रिया, इसे आप कहते हैं विखंडन अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं आप, अपघटन अभिक्रिया। और क्या परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, क्या कहलाती है, विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे पहचानेंगे, क्या देखेंगे आप, अभिकारक देखेंगे। क्या देखेंगे आप बेटा, अभिकारक देखेंगे। कौन सी अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में। कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब मैं आपसे कहूं तो मन में बोलते जाया करो, जिससे चीजें याद हों। जैसे क्लास में हल्ला मचाते हैं ना, जोर से बोलो जय माता दी, ऐसी है ना, क्लास में हल्ला मचाते हैं ना, तो उसी प्रकार से जैसे टीचर क्लास में बोलता है तो इसी प्रकार से मन में भी बोलते रहे, है ना। कमरे में जहां पढ़ते हो वहां चला दिया करो एक बार तो जोर से कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, है ना। घर वाले आ जाएंगे बाहर से, क्या हो गया, छोरा पागल हो गया, छोरी पागल हो गई, ठीक है ना। तो जोश के साथ पढ़ो, मन से पढ़ो। अगला क्या है, आपने फिर क्वेश्चन पढ़ लिया था कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका हरा रंग क्या हो जाता है बेटा, गायब। तो क्यों हो जाता है, अपने पढ़ा था, उसका आंसर क्या था कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका हरा रंग गायब हो जाता है, क्योंकि वह अपने साथ जुड़े हुए 7 क्रिस्टल जल के अणुओं का क्या कर देता है बेटा, त्याग कर देता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी, एक थी संयोजन अभिक्रिया और दूसरी थी बेटा वियोजन अभिक्रिया। इससे ज्यादा या इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये कुछ टॉपिक और आपके रह रहे हैं, देखिएगा। वीडियो को लंबा नहीं करने वजह, क्योंकि अपन को क्या आदत नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की, ठीक है ना। अभी हमारी लोगों की क्या होती है, शुरुआत होती है ऑनलाइन पढ़ने की, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ या ज़्यादा लंबी आपके लिए नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आप बोरियत महसूस ना करें। पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि पहले पार्ट के ही 4 वीडियो में पूरी हो, 5 वीडियो में पूरी हो, उसका को मैं कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो में बहुत लंबी बना दूं और फिर आप उसे पढ़े ही ना। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हम पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आई, एक बार इसको दोबारा से अगली क्लास में आप बता दीजिएगा। मैं हर रोज़ आपके कमेंट देखता हूँ, ठीक है ना। ऐसी यदि कोई आपको समस्या आएगी तो उसका समाधान किया जाएगा। और अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।